हाँ, कल से क्लास तो ऑफलाइन ही होगी। आज की क्लास केवल ऑनलाइन है और इसका वीडियो भी अपलोड कर दूँगा वहाँ अगर आपको नेटवर्क का कोई इश्यू आता है तो, ठीक है? और कैविटी वाला केस मैंने आपको बता दिया था। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी वही कॉन्सेप्ट कैविटी का मैंने बताया था। एक जनरल फ़ॉर्मूला आपको दिया था, ठीक है? उसी में 1-2 क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ कैविटी वाले केस को मैं रिपीट कर देता हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कैविटी, यही लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कैविटी। तो अब जैसे ये एक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर में हमने एक कैविटी कट करी यहाँ पे, और ये बाकी पूरा ये सॉलिड स्फीयर है, यानी इसमें मास भरा हुआ है, केवल यहाँ पे इसको हमने रिमूव कर दिया। तो जैसा मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था, मैंने कहा भी था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वगैरह या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? तो अब इसमें अगर मान लीजिए मैं यहाँ रो इसकी डेंसिटी है एंड दिस इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ऐसा मैंने एक फॉर्मूला आपको वहाँ पे भी बताया था, और फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर। मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि 2-3 दिन का गैप हो गया है, कुछ चीज़ें माइंड से स्किप हो गई होंगी। तो ये कैविटी वाला पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं और इस पे 1-2 क्वेश्चन करके हम आगे आएँगे, और इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला केस हम देखेंगे, ठीक है? तो ई का फॉर्मूला था रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, लेकिन ध्यान रहे ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का केस। अभी ये है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो रो तो मैंने यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम ले लिया, लेकिन एप्सिलॉन नॉट को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, और इसका मैंने आपको एक आसान तरीका बता दिया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल जी। तो 1/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई जी, 4 पाई जी। तो यही जो फॉर्मूला है, इसे अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूज करेंगे तो रो अपॉन 3 तो आ ही जाएगा, इसके अलावा 4 पाई जी और ये आर। और आर क्या था मैंने आपको उधर भी बताया था, कैविटी और स्फीयर के सेंटर्स को कनेक्ट करने वाला वेक्टर है। तो ये वेक्टर है, इनके बीच में डिस्टेंस है आर, और वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ लेंगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैविटी टू द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द सेंटर ऑफ कैविटी। अब अगर हम इसे प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो क्योंकि ये केस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का है, तो जो फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो अंदर की तरफ होगी, ना कि बाहर की तरफ। तो अब यहाँ हम अगर वेक्टर इसमें लगाएंगे, यहाँ भी वेक्टर लगाएंगे, तो यहाँ फिर माइनस साइन आएगा। ये माइनस साइन को समझना ज़रूरी है क्योंकि फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आर वेक्टर के एंटी पैरेलल होगी कैविटी में, ठीक है? तो ये इस तरह से ये मैंने आपको शायद लास्ट ऑफलाइन क्लास जो हुई थी हमारी, उस ऑफलाइन क्लास में भी मैंने आपको बताया होगा। ये ब्लैक में जो मैंने एरो बनाए हैं ब्लैक में, वो एरो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है? तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द, या मैं कहूँ एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर होगा, एंटी पैरेलल टू द
डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे और इसी फॉर्मूले में, इसमें मैंने शायद आपको ये लिखा दिया था कि इसमें अगर कैविटी कॉन्सेंट्रिक हो, अगर कैविटी कॉन्सेंट्रिक हो तो जो डायरेक्शन आएगा और जो फील्ड आएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो आर है वो जीरो हो जाएगा। जैसे केस ये है, ये कॉन्सेंट्रिक कैविटी हो गई, तो दोनों के कैविटी का जो सेंटर है, कैविटी का जो सेंटर है, आपको कोई डाउट है यू कैन मैसेज मी। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रिक कैविटी, ये दोनों के सेंटर ओवरलैप कर जाएंगे, और ओवरलैप कर जाएंगे तो उस केस में आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी और फील्ड भी जीरो होगा, फील्ड भी जीरो होगा, और यहाँ अंदर ई जीरो हो जाएगा। मैंने आपको शायद इसमें एक क्वेश्चन कराया था, ग्राफ भी बताया था लास्ट क्लास में, वही डिस्कशन हमारा हुआ था। अब देखिए इसमें मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ, एक और, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में मैंने यही कैविटी वाला जो केस लिया था, इसमें एक ग्राफ मैंने आपको दिया था, शायद याद आ रहा होगा आपको। वो ग्राफ हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया भी था कि इसी तरह के कॉन्सेप्ट में आईआईटी में भी एक क्वेश्चन आया था। हालांकि वो क्वेश्चन जो था आपका, वो मैग्नेटिज्म में पूछा गया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, और ऐसा मैंने ग्राफ बनवाया था फील्ड का, ऐसे करके था, उसके बाद ये ऐसे गया था, और उसके बाद ये ऐसे गया था। यही मेरे ख्याल से लास्ट हमारा डिस्कशन हुआ था, जिसमें हमने ये ग्राफ डिस्कस किया था। जैसे कि इसकी अगर रेडियस सपोज ए है और ये रेडियस बी है, तो यहाँ पर ये आर इक्वल्स टू ए, ये आर इक्वल्स टू बी, और ये फील्ड ई। आई थिंक हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस किया था। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये कैविटी है और कैविटी का जो डायमीटर है वो इस स्फीयर की रेडियस के बराबर है। इसकी जो डेंसिटी गिवन है दैट इज गिवन यू रो। ठीक है, और इसमें पूरे में यहाँ मास भरा हुआ है। ठीक है, दो पॉइंट मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। आपको P और Q पर E बताना है, फाइंड E at P and Q, फाइंड E at P and Q। P इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर और Q उसके सरकमफ्रेंस पर, या मैं कहूँ उसके सरफेस पर है। ये कैविटी का जो डायमीटर है, दिस इज कैविटी, कैविटी का जो डायमीटर है वो कैपिटल आर के बराबर है। ठीक है, आप निकाल सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं अपने आंसर को। मैं यहाँ से आपको अनम्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं तो क्लास डिस्टर्ब होती है। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना आंसर, टाइप नहीं हो पा रहा है, आप फोटो क्लिक करके मैसेज कर सकते हैं।
आप अगर आंसर निकाल रहे हैं तो यू में व्हाट्सएप योर आंसर। अब देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे जो आपको समझनी है कि ये जो पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं पी और क्यू, ये दोनों पॉइंट सबसे पहले तो स्फीयर में कोई कैविटी जरूर है लेकिन कैविटी के अंदर नहीं है, तो वो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई ना करके रेदर हम इसमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करें, दैट विल बी बेटर। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब यहाँ ये हुआ कि आप एक पॉजिटिव मास और एक नेगेटिव मास कंसीडर कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट में पहले भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में बता चुका हूँ, आप उसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आप चाहें तो ऐसा सोच सकते हैं कि ये कंप्लीट एक स्फीयर है और माइनस ये कैविटी वाला। अब डेंसिटी तो इसकी भी रो है, ध्यान रहे इसकी भी डेंसिटी रो है। अब पी पॉइंट की अगर हम बात करें, ये पी पॉइंट यहाँ है और इसमें पी पॉइंट ये यहाँ पर है, दोनों को कंप्लीट स्फीयर मान सकते हैं, यानी पूरा मास भरा हुआ है। एक का मास चाहे आप m1 ले सकते हैं और दूसरे का मास आप m2 ले सकते हैं। m1 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और यहाँ m2 की वैल्यू निकालेंगे तो रो 4/3 पाई आर क्यू बाई 8। आर क्यू बाई 8 मैंने क्यों लिखा समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस तो r/2 होगी, ठीक है, और जबकि इसकी जो रेडियस है वो r है, ठीक है। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो मास आएगा बड़े वाले स्फीयर का m1 का वैल्यू जो आएगा वो 8 टाइम्स आएगा छोटे वाले का। अब जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे अगर हम फील्ड निकालें तो आपको पता है इससे सॉलिड स्फीयर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आप माइनस लगाएं, या दूसरा तरीका यहाँ पे आप प्लस लगाएं और इसका मास जो है उसे नेगेटिव कंसीडर करके चलें। ऐसा होता नहीं है कि नेगेटिव मास हो, बट क्वेश्चन को करने के लिए आप ऐसी अप्रोच यूज कर सकते हैं, इसे नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट कहते हैं। और ये चीज़ मैंने आपको जैसे रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला होगा किसी रेजिडुअल मास का, या सेंटर ऑफ मास में भी क्वेश्चन मैंने आपको बताएंगे तो कुछ मास को कट करके निकाल लेते हैं, वहाँ पे भी ये अप्रोच बताई थी। फिर पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ाया था तो वहाँ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव दोनों होते, तो वहाँ पॉसिबल है ऐसा। तो वो सेम अप्रोच यहाँ पे भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि यहाँ प्लस लेंगे तो इधर मास को नेगेटिव लेंगे, और या फिर आप पहले जैसे कर रहे थे कि पॉजिटिव मास लेके चलें दोनों का लेकिन माइनस कर दें, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पे पी पॉइंट पर बड़े वाले स्फीयर की वजह से, बड़े वाले EP1 कह रहा हूँ मैं, क्या होगा 0, क्योंकि एक सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे, केवल सेंटर पे फील्ड 0 होता है और अंदर 0 नहीं होता, आपको ग्राफ याद होगा, ठीक है। अब EP1 इक्वल्स टू 0, इसी तरह से EP2 का मतलब है ये कैविटी वाला, यानी ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो P2 का मतलब P पर सेकंड वाले की वजह से। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो वो सरफेस पे आ गया, और सरफेस का फॉर्मूला होता है Gm2 बाई आर स्क्वायर। सरफेस पे Gm2 मास है बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर में r/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 4/4 Gm बाई आर स्क्वायर, और इधर रो इंटू 4/3 पाई r/8। ये आपका फील्ड का फॉर्मूला आ गया। नाउ अब बात आती है नेट फील्ड की EP, तो आप देख ही सकते हैं एक तो 0 है, एक तो 0 है और दूसरा नॉन 0 है। तो अब यहाँ पे जो फील्ड आएगा आपको समझना ये है कि अगर इसमें फील्ड का डायरेक्शन में दिखाऊं यहाँ पर P पॉइंट पे, तो वो टुवार्ड्स द सेंटर आएगा, ध्यान रहे टुवार्ड द सेंटर, लेकिन माइनस साइन भी है, इसका भी ध्यान रखना है, माइनस साइन भी है। तो जब आप यहाँ फील्ड लिखेंगे और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जो फील्ड का जो डायरेक्शन आ जाएगा वो नेट, मैं ये कहूँगा EP1
माइनस EP2 और EP1 तो 0 है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो ये 8, 4 और 4 तो 2 बचेगा यहाँ पे, और बाकी का ये आर स्क्वायर और ये आपका आर क्यू। ठीक है, तो ये बचा आपका 2, यहाँ 2g रो पाई आर बाई 3। आई थिंक इतना ही बचेगा, एक बार और चेक कर लेते हैं। 2g रो पाई आर स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 2g रो पाई आर बाई 3। ये माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है वो ये है कि फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमने जो अभी इंडिकेट किया था वो नहीं होगा, बल्कि उसके अपोजिट होगा। यानी मैं ऊपर वाले फिगर में अगर आपको दिखाऊं, तो ईपर वाले फिगर में यहाँ कैविटी वाला जो केस है, इसमें जो फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो फिर इधर आ जाएगा। ये माइनस साइन यही शो कर रहा है ऐसे, ये EP का डायरेक्शन आएगा, ये EP का डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप माइनस साइन लगा के छोड़ें या फिर आप इसको डायरेक्ट लिखें 2g पाई रो r बाई 3, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टुवार्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ आएगा। ध्यान रहे P पॉइंट पे हमने कैविटी में सेकंड वाला, ये वाला मैं जरा हाईलाइट कर दूं, ये वाला, इस वाले केस में डायरेक्शन हमने ये शो किया, लेकिन माइनस करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो EP पर 2g पाई रो r बाई 3 टुवार्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ये आ जाएगा। ये तो हुआ पहला केस। इसी में अब आ जाते हैं हम Q पॉइंट के लिए। तो फिगर यही हम ले लेते हैं Q पॉइंट में। Q पॉइंट यहाँ पर है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें ये Q पॉइंट ये यहाँ पे होगा। ठीक है, Q पॉइंट यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ जो डायरेक्शन आने वाले हैं फील्ड के, वो भी मैं जरा हाईलाइट कर दूं। Q पॉइंट पे इस एक नंबर की वजह से, बड़े स्फीयर की वजह से जो आएगा वो इधर आएगा, लेट मी से EQ1, और इधर जो आएगा इसमें टुवार्ड्स द सेंटर आएगा, दिस इज EQ2। और अब इसमें मुझे डिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये R है, ये एंगल 90 है, ये R/2 है। तो यहाँ पे जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, लेट ये R स्मॉल वाला मैंने लिखा, तो पाइथागोरस अगर आप यूज़ करेंगे तो R स्क्वायर और R स्क्वायर बाई 4, तो ये √5R/2। ठीक है, ये डिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले EQ1 और EQ2 लिख लेते हैं, फिर उसको माइनस करेंगे, लेकिन ध्यान रहे माइनस भी होगा तो वेक्टर के फॉर्म में करना होगा हमको। तो सबसे पहले अगर आप नोट नहीं कर पाए, जो लोग साथ नोट कर रहे हैं वो चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने कहा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, कल तो ऑफलाइन ही क्लास होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Q पॉइंट पे भी मैं निकालने जा रहा हूँ, वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, आपने होपफुली स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब देखिए इसमें आगे EQ1, EQ1 जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, या इधर लिख लेते हैं, थोड़ा विजिबल रहेगा। EQ1, तो EQ1 में यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ध्यान रहे एक सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे है, तो फॉर्मूला लगेगा Gm1 पूरा मास अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, Gm1 अपॉन R स्क्वायर, डायरेक्शन मैंने पहले से ही दिखा रखा है। इसके बाद EQ2 वो आ जाएगा आपका Gm2 और स्मॉल r स्क्वायर। ये स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑलरेडी हमने निकाल ली है। Gm2 और √5R/2 का स्क्वायर करेंगे तो 5R स्क्वायर, और ये 4, ये आ गया।
अब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन प्रॉपर है। यहाँ तो एक तो फील्ड जीरो ही था, ई पी वन पे जब हमने निकाला था वो जीरो था, इसलिए हमने ऐसा किया। लेकिन अब यहाँ पे जब ई क्यू वन और ई क्यू टू निकालेंगे तो इनका रिजल्टेंट एक्चुअली हम कैलकुलेट करेंगे। तो ई क्यू जो आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ई क्यू वन स्क्वायर ई क्यू टू स्क्वायर प्लस टू ई क्यू वन ई क्यू टू और यहाँ पे कॉस। अब सवाल ये है कि दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि हम माइनस कर रहे हैं, इस चीज़ का भी ध्यान देना है। अगर वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से आएगा। आप समझिए पहले तो कि अगर मैं ई क्यू वेक्टर लिख रहा हूँ तो मुझे लिखना होगा ई क्यू वन वेक्टर माइनस ई क्यू टू वेक्टर। अभी मैंने कॉस में एंगल नहीं लिखा, इस एंगल को आपको ध्यान से समझना होगा। तो क्यू पॉइंट पे जो डायरेक्शन है, तो ये एंगल अगर मैं थीटा बोल देता हूँ वो निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल की साइड्स हैं। मेन है आपको फिजिक्स समझनी है, मैथमेटिक्स तो कर लोगे। कुछ इजी क्वेश्चन होगा, कुछ टफ भी होगा, तो टफ वाले पार्ट हो या इजी वाला पार्ट हो, मेन है आपको फिजिक्स की अप्रोच समझ में आनी चाहिए। अब जब हम यहाँ माइनस करेंगे तो आप एक तरह से इसको ऐसे भी सोच सकते हो। आप ध्यान देना, वेक्टर का आइडिया तो आपको होना ही चाहिए। ई क्यू वन और माइनस ई क्यू टू। ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जरा डायरेक्शन को क्लियर करता हूँ आपको। देखिए, एक ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है आपका ई क्यू वन, और माइनस ई क्यू टू का मतलब हो गया कि जो इस डायरेक्शन में था वो रिवर्स हो गया इधर। तो ये माइनस ई क्यू टू हो गया। तो हमको एक्चुअल में ये वाला एंगल चाहिए, हमको ये वाला एंगल चाहिए। यानी इसे मैं थोड़ा सा आगे लाइन को बढ़ाऊं तो ये एंगल ये हमने अभी थीटा लिया था। आई होप आपको विजिबल होगा। मैं थोड़ा डायग्राम को बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ये एंगल थीटा होगा, तो हमको जो एक्चुअल में एंगल चाहिए वो आपका फिर कॉस 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये आपका थीटा होगा, ये थीटा होगा, जबकि हमें माइनस ई क्यू टू और ई क्यू वन में एंगल चाहिए। सो दैट एंगल विल बी ई 180 माइनस थीटा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में भी ना आए, आप नोट कर लें, कल जब क्लास हो ऑफलाइन में भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो। ठीक है, तो अब देखिए 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक, फिजिक्स बस इतनी थी। अब आपको करना क्या है, ये वैल्यू m1 की m2 की वैल्यू ये जो लिखी है ना, m1 की वैल्यू ये रही, m2 की वैल्यू ये रही, इसको लेके फिर आपको वैल्यू को रखना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। नो डाउट थोड़ा कैलकुलेशन तो बढ़ेगी, बट आपको अप्रोच समझ में आनी चाहिए। तो ये आ जाएगा अंडर रूट में ई क्यू वन। अच्छा, कुछ चीज़ें कॉमन भी आ जाएंगी, जी अपॉन आर स्क्वायर तो सब में आ ही रहा है, वो कॉमन आ जाएगा। तो ई क्यू वन स्क्वायर ई क्यू टू स्क्वायर टू ई क्यू वन। अच्छा, ये cos 180 है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं cos 180 की वैल्यू माइनस cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू माइनस cos थीटा होती है। ठीक है, तो ये माइनस साइन आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी आपको वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लेंगे। मैंने आपको यहाँ तक फिजिक्स सिखा दी, ऐसे करेंगे। फिर भी अगर इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। क्लास के बाद कल कल क्लास का टाइम वही रहेगा ऑफलाइन का जो डेली रहता है, 9:15 बजे। ठीक है, आपको आना है। और कोई भी चीज़ है इसमें अगर समझ में नहीं आती तो आप पूछेंगे। ये अच्छा सवाल है कैविटी को लेके, और थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ, ये हम आगे पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लो, बाकी का काम आपको करना है। वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल
फील्ड इंटेंसिटी, ऑलरेडी मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफलाइन क्लास में पूरा डिस्कस कर चुका हूं। अब इसके बाद हम इसी का एक स्पेशल केस जो लेने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ या ऑफ अर्थ कह लेते हैं, और इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के काफ़ी सारे केसेस बनते हैं, वो सारे वेरिएशन भी हम देखेंगे। तो थोड़ा सा इसमें हम लिखेंगे पहले, द ग्रेविटेशनल पुल, द ग्रेविटेशनल पुल of earth on a body, the gravitational pull of earth on a body is equal to weight of the body. The gravitational pull of earth on the body is equal to weight of the body. Therefore acceleration due to gravity acceleration due to gravity is equal to, acceleration due to gravity is equal to gravitational field intensity, gravitational field intensity of earth at that point. जैसे ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे यहाँ हमने एक मास m रखा, ठीक है, और ये जो m मास है इसको अर्थ खींच रहा है, और जो फोर्स लगा रहा है अर्थ, ये अर्थ है। अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M है, इसकी जो रेडियस है वो r है, एक मास इसके सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये मास जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है दैट इज mg, और इस mg को हम ये भी लिख सकते थे Gmm/r²। आप देखेंगे ये m से m चला जाएगा और g की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी Gm/r², Gmm/r², ठीक है। इसी को अच्छा, ये अर्थ के लिए नहीं, किसी अदर प्लेनेट के लिए भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बस उसमें मास यहाँ पे जैसे हमने अर्थ का लिया तो उस वाले केस में प्लेनेट का मास आ जाएगा, प्लेनेट की रेडियस आ जाएगी, ठीक है। सेम फॉर्मूला अदर प्लेनेट के लिए भी काम करेगा। अब इसी में ये जो m लिखा हुआ है अर्थ के लिए, हमने इस m की वैल्यू को हम चाहें तो इसकी डेंसिटी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो m की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, रो इज द डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो यही फॉर्मूला g का इस तरह से आ जाएगा 4/3 पाई आर रो इंटू जी। m की जगह मैंने 4/3 पाई रो 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो रख दिया, तो ये फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। ये भी आपको जानना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन जी की डिपेंडेंस को लेके आ जाता है कि जी डेंसिटी पे किस तरह से डिपेंड करती है और रो पे किस तरह से डिपेंड करती है। तो आप देख सकते हैं कि जी रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जी रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन आता है और इसमें इजी क्वेश्चन होते हैं, आप कर सकते हैं, मुश्किल नहीं होते। मेन ये है आपको जो समझना है कि यहाँ जैसे दो प्लेनेट दे देगा या कोई प्लेनेट होगा अर्थ है, उसका कंपैरिजन कराएगा, आपसे कहेगा कि इसकी डेंसिटी और अर्थ की डेंसिटी प्लेनेट की इस रेशियो में है और रेडियस इस रेशियो में, तो बताइए जी की वैल्यू क्या होगी अगर अर्थ पर जी की वैल्यू 10 है या 9.8 है, इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले इसमें दो केस आपको जानने चाहिए क्योंकि दोनों तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला पॉइंट ये है, इफ
रो यानी डेंसिटी कांस्टेंट है, तो जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, यानी रेडियस जितनी ज़्यादा होगी जी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। दो प्लेनेट का जैसे कंपैरिजन कर रहा है, उनकी डेंसिटी सेम है, ठीक है, डेंसिटी सेम है तो वो रेडियस के प्रोपोर्शनल आएगा जी। लेकिन इसी में दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर मास सेम है, इफ एम इज कांस्टेंट, दोनों के लिए सेम है, तो फिर जो जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। ये फॉर्मूला सामने जो लिखा हुआ है इसी से मैंने लिखा, आप देखेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर नीचे है और यहाँ आर ऊपर है, तो आपको सावधानी से ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि ऊपर वाले में आप देख रहे हैं कि जी आर के प्रोपोर्शनल आ रहा है और यहाँ पे जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है, तो यही एक क्वेश्चन बन गया और कंफ्यूज बच्चा रहे अगर होगा तो वो गलत भी टिक करके आ सकता है। तो अगर मान लो दो प्लेनेट का कंपैरिजन कर रहा है और उनकी डेंसिटी सेम कह रहा है, तो फिर ये वाला पहला वाला केस आपको कंसीडर करना होगा, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। और अगर दोनों के मास सेम है तो आप देखेंगे जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी जी उसका फिर कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो यही एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इन जनरल अगर हम यहाँ से देखें तो जी प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर, दोनों चीज़ें आप फैक्टर ले सकते हैं। अब जैसे कंपैरिजन करा सकता है कि जी का कंपैरिजन अर्थ का और मून का करा दे, अर्थ का और मून का कंपैरिजन करा दे, तो वहाँ पे आपको देखना होगा कि मून की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी के कंपैरिजन में कम है या ज़्यादा है, ठीक है। मून की रेडियस ऑब्वियस सी बात है कम है। कुछ डेटा मैं आपको अपनी तरफ से दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। और वैसे तो क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ सब डेटा ये सब चीज़ें याद नहीं करनी होती, गिवन होती हैं, पर थोड़ा-सा आइडिया मैं आपको देता हूँ। जैसे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन अर्थ और मून को लेके पूछे जाते हैं। तो मास ऑफ अर्थ इज़ 80 टाइम्स, लगभग बता रहा हूँ मैं एप्रॉक्स, मास ऑफ अर्थ इज़ 80 टाइम्स ऑफ द मून। दूसरा रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ इज़ 3.67 टाइम्स। ये सब वैल्यू अप्रॉक्स मैं आपको दे रहा हूँ। रेडियस ऑफ अर्थ इज 3.66 टाइम्स ऑफ द मून। डेंसिटी की भी अगर हम बात करें या वॉल्यूम की बात करें, पहले वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 49 टाइम्स, वॉल्यूम करीब करीब 49 टाइम्स है। और जो डेंसिटी है अर्थ की वो भी ज़्यादा है, 1.63 टाइम्स है। ये सभी वैल्यू अप्रॉक्स हैं, सभी वैल्यू अप्रॉक्स हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो जी से मिलेंगे, अगर जी पे आते हैं तो वो जी के वेरिएशन को या कंपैरिजन को लेके आपको मिल जाएंगे। इजी चैप्टर है, आसान क्वेश्चन होते हैं, आप कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे जो केसेस बताने जा रहा हूँ वो जी के वेरिएशन को लेके बताने जा रहा हूँ, वेरिएशन ऑफ जी। और इसमें वेरिएशन हम 3 केसेस लेंगे। एक तो इसके सरफेस पर ही कंसीडर करेंगे, लेकिन वो शेप और रोटेशन का इफेक्ट उसमें देखेंगे। अर्थ का जो शेप है वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, आप भी जानते हैं, वो पोल पे थोड़ा फ्लैट है और इक्वेटर पे बल्ज्ड है, खिंची हुई है, ओवल शेप में है। तो इसके शेप की वजह से भी जी की वैल्यू हर जगह अर्थ पर सेम नहीं है। हम जो एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं वो एवरेज वैल्यू होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है, तो पहला जो वेरिएशन हम इसमें ले रहे हैं वो शेप की वजह से ले रहे हैं, ड्यू टू शेप, ठीक है, ड्यू टू शेप। तो इसमें ये अर्थ है, यहाँ इक्वेटर पे रेडियस को मैं आर ई लिख रहा हूँ और पोल पे जो रेडियस है वो उसे आर पी लिख रहा हूँ, ठीक है।
अर्थ इज नॉट completely spherical. Earth is not completely spherical. It is elliptical in shape. ठीक है, that is flattened at the poles and bulged at equator. इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज है, और यहाँ से अगर आप देखें तो पोल की जो रेडियस है वो इक्वेटर से कम है। और अभी हमने ऊपर देखा, क्योंकि पूरी अर्थ के लिए डेंसिटी हम सेम मान के चल रहे हैं, तो फिर जो जी पी आएगा वो फिर ज़्यादा आएगा, क्योंकि ऊपर अभी हमने देखा जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। तो पोल पे जो वैल्यू आती है वो इक्वेटर से ज़्यादा आती है, और ये वैल्यू में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना अंतर है 0.018 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसका कारण ये है कि जो इक्वेटर और पोल पे जो रेडियस है इनमें जो डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि जी नहीं, आर ई माइनस आर पी, ये लगभग 21 किलोमीटर का है अप्रोक्स। इक्वेटर पे जो रेडियस है और पोल पे जो रेडियस है, तो इक्वेटर पे थोड़ा ज़्यादा है, करीब करीब 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। जो हम अर्थ की रेडियस लेते हैं 6400 किलोमीटर, वो पहली बात तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है और एवरेज है, ठीक है, स्फेरिकल केस जो हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, सेकंड केस, इसमें जो वेरिएशन है वो है रोटेशन की वजह से, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। पहला तो हो गया ड्यू टू शेप, इसमें बस इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं। सेकंड जो केस है वेरिएशन, वो रोटेशन की वजह से। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो हम जानते हैं कि अर्थ सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, अर्थ पे जो भी चीज़ें हैं हमें भी खींचती है और भी ऑब्जेक्ट्स को खींचती है। तो असल में क्या है, अर्थ जब रोटेट करती है तो हमारे अट्रैक्ट जो हमारा जो वेट है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, अर्थ जो हम पे लगा रही है, उसका कुछ पार्ट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में चला जाता है। उसका कुछ पार्ट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में चला जाता है, ठीक है। और या हम कह सकते हैं कि अर्थ के फ्रेम से अगर हम देखें तो हमारे ऊपर एट ए टाइम दो फोर्स लग रहे होते हैं, जिसमें एक तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा अर्थ के फ्रेम से अगर हम देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ के फ्रेम से देखेंगे तो, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वो नेट फोर्स को हम इफेक्टिव वेट कहते हैं, और वो इफेक्टिव वेट एक्चुअल वेट से थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है उसी को हम समझेंगे, ठीक है। तो अब वैसे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, तो मैं यहाँ अर्थ को नियरली स्फेरिकल मान के ही समझा रहा हूँ, आपको ध्यान रहे। अर्थ स्फेरिकल नहीं है, बट जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो स्फेरिकल मान के ही ज़्यादातर करते हैं। जब प्रिसाइज कैलकुलेट करना होगा तो फिर वो चीज़ें भी कंसीडर करी जाती है, शेप भी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस जगह हमारी लोकेशन है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है एम मास का, ये इस सर्किल में रोटेट कर रहा होगा, ये ब्लू वाला। और आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि ये सर्किल की जो रेडियस होगी, ब्लू वाला जो सर्किल मैंने बनाया है, इसकी जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रेडियस आर है, और अर्थ की जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, ठीक है। ये कैपिटल आर है, इसमें ये जो एंगल होता है ये वाला, इसे मैं लेमडा लिख रहा हूँ, और ये जो लेमडा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप जो ज्योग्राफी में पढ़े होंगे छोटी क्लास में, 7th 8th क्लास में, हो सकता है उससे पहले भी पढ़ा हो। इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ लैटिट्यूड हम इसको कहेंगे। अब ये एंगल लेमडा अगर है तो ये वाला एंगल भी आपको समझ में आए तो लेमडा ही होगा, और स्मॉल आर और कैपिटल आर को हम रिलेट भी कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे। फिलहाल तो इस पे जो फोर्स लगते हैं उन फोर्सेस के बारे में समझते हैं। तो एक तो फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा होगा, ये वाला
टुवार्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एंड दिस फोर्स इज mg। इसके अलावा एक, क्योंकि ये सर्किल में घूम रहा है अर्थ के फ्रेम से ही अगर हम देखेंगे तो बाहर की तरफ एक फोर्स और आता है और इस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा अर्थ का रोटेशन, दिस इज 2π/t और t टाइम पीरियड है जिसकी वैल्यू 2π/86,400। ठीक है, 24 घंटे में अर्थ अपनी एक्सिस पे पूरा चक्कर लगाती है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 24 आवर को, तो वो 86,400 सेकंड ही हो जाएगा। एक घंटे में 3,600 सेकंड होते हैं 24 घंटे में। तो अर्थ का टाइम पीरियड हमने रख दिया, ओमेगा की जरूरत हमें पड़ेगी। अच्छा, आर की वैल्यू की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो अगर आर की वैल्यू आप निकालना चाहें तो ये एंगल आपका लेमडा है, यहाँ से अगर देखें तो स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर कॉस लेमडा आ जाएगा। फिलहाल तो आपको एक चीज जो यहाँ समझने की जरूरत है कि यहाँ पे दो फोर्स जो काम कर रहे हैं, एक mg और एक m ओमेगा स्क्वायर r, इनका एक रिजल्टेंट आएगा जो सेंटर की तरफ नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे आएगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ mg डैश, इसी को हम इफेक्टिव वेट कहते हैं। जैसे अगर अभी अपने घर में अगर आप अपना वेट मेजर करते हैं वेइंग मशीन से, तो वेइंग मशीन जो आपकी रीडिंग दे रही होगी वो आपका एक्चुअल वेट नहीं दे रही होगी। एक्चुअल वेट सिर्फ एक जगह मिलता है और वो है पोल। अब जाहिर सी बात है आप पोल पे तो नहीं होगे, आपका घर पोल पे तो नहीं होगा। इस समय ऑनलाइन क्लास आप साउथ पोल या नॉर्थ पोल से तो नहीं कर रहे होगे। आई होप सो कि होली खेलने वहां चले गए सर, हम वहीं से कर रहे हैं। तो होपफुली एंड पॉजिटिवली मुझे भरोसा है कि आप कहीं यहीं कहीं होंगे आसपास ही, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो आपका एक्चुअल वेट नहीं मिलेगा अगर आप वेइंग मशीन से मेजर करेंगे तो, और वेइंग मशीन से आपको इफेक्टिव वेट यही mg डैश मिलेगा, mg डैश। और समझने की बात है, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट हम अगर निकालें तो रिजल्टेंट निकालने के लिए जैसे पैरेललोग्राम लॉ लगाते थे, ऐसे पैरेललोग्राम बना लो तो दो फोर्स का रिजल्टेंट आ गया। तो सबसे पहली चीज जो समझने की है वो ये है कि mg डैश हमारा इफेक्टिव वेट है, mg डैश हमारा इफेक्टिव वेट है ये, और ये एक्चुअल वेट नहीं है। और यहाँ नोटिस किया होगा अगर आपने, तो mg डैश का डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर नहीं है। हम कहते हैं कि अर्थ हमें सेंटर की तरफ खींच रही है, तो वो केवल इस mg के लिए है, इस वाले mg के लिए है। लेकिन इस mg के अलावा भी एक और फोर्स है, दैट इज व्हाट, m ओमेगा स्क्वायर r। तो m ओमेगा स्क्वायर r इस और mg का जो रिजल्टेंट आता है उसी को हम mg डैश कहते हैं, इफेक्टिव वेट। तो हमें कभी भी हम जब रीडिंग लेते हैं तो हमेशा हमें अपना वेट जो एक्चुअल में होता है उससे कम रीडिंग मिल रही होती है। और ये डिफरेंस जो आता है mg और mg डैश में सबसे ज्यादा पता है कहाँ आएगा, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे रोटेशन का सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है, अभी देखेंगे फॉर्मूला भी निकालेंगे। सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है इक्वेटर पे और पोल पे बिल्कुल नहीं पड़ता। अभी फॉर्मूले से समझ में आ जाएगा, वो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए इफेक्टिव वेट ही हमको मिलता है, तो यहाँ पे इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे यानी mg डैश, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस। कौन कौन सा, एक तो mg और एक m ओमेगा स्क्वायर r का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो 2mg और m ओमेगा स्क्वायर r। और ध्यान रहे इन दोनों के बीच में एंगल ये है, आप स्क्रीन पे देखें ध्यान से, ये ग्रीन में मैं एंगल जो शो कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल लेमडा नहीं है, ये 180 माइनस लेमडा है। तो ये आ जाएगा आपका कॉस 180 माइनस लेमडा। ठीक है, फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दो स्टेप यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे, m कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसको फॉर्मूले को देखोगे डायरेक्ट तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे होगा। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं तो मैं आपको बता रहा हूं, करने की जरूरत नहीं है आपको। ये cos 180 माइनस लेमडा को हमने माइनस cos लेमडा लिख लिया, मैंने बताया भी है cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो अब इसको फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले तो स्मॉल r की वैल्यू r cos लेमडा लिखनी होगी आपको, r cos लेमडा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोनों जगह, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला जो टर्म है मैंने ये जो मार्क किया है, यहाँ पे जब आप r की वैल्यू r cos लेमडा लिखेंगे तो cos स्क्वायर लेमडा हो जाएगा इस जगह।
अब इसमें आगे मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला हमें मिलेगा ऑन सिंप्लीफाइंग, लिख रहा हूँ फिलहाल तो, पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आएगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अब कई बच्चों को लगेगा ये डायरेक्ट ऐसे कैसे आया, बाकी टर्म कहाँ गए, तो दो एजम्पशंस हमें इसमें लेने होंगे। आपको न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है जो मैं अभी आपके सामने लिखा है ब्लैक में, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। बट आपके मन में आ रहा होगा कि ये आया कैसे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। दो एजम्पशंस यहाँ पे लेने होंगे। पहला एजम्पशन तो यही होगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये वाली, ये काफ़ी छोटी आएगी, ये वैल्यू काफ़ी छोटी आएगी, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि ओमेगा की वैल्यू अभी मैंने आपके सामने लिखी थी 2 पाई अपॉन 86,400, 86,400, तो उसका स्क्वायर करेंगे, अपॉन में था, ध्यान रहे। तो ये वैल्यू काफ़ी छोटी आएगी जी के मुकाबले, तो इस वाले टर्म को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, जी स्क्वायर को कॉमन लेंगे और उसके बाद बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यानी अंडर रूट है तो पावर हाफ आ जाएगी, और फिर जब सॉल्व करके लाते हैं देन वी गेट दिस फॉर्मूला। हालांकि वो आपको इतनी ज़रूरत है नहीं, तो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। कैसे करना था, अब डेरिवेशन तो कोई पूछेगा नहीं कि 5 नंबर का डेरिवेशन आएगा एग्जाम में, फिर भी मैंने आपको बता दिया। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये अपने काम का है, ठीक है। अब इसमें दो केस हम बना सकते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट में एट इक्वेटर, एट इक्वेटर लैम्डा इक्वल्स टू 0, आपको समझ में आए, लेटीट्यूड एंगल ऑफ लेटीट्यूड लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब हम इसको रखेंगे तो जी डैश इक्वल्स टू, क्योंकि कॉस लैम्डा यहाँ पे अगर आप निकालेंगे, लैम्डा जब 0 होगा तो कॉस लैम्डा की वैल्यू +1 आ जाएगी, तो जी की वैल्यू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। केस 2 एट पोल, पोल पे आप देखेंगे लैम्डा की वैल्यू 90 डिग्री होगी और कॉस 90 यू नो 0 होता है, तो जी डैश की वैल्यू जी के बराबर आ जाएगी। यहाँ जी डैश ना लिख के मैं इसको जी ई लिख रहा हूँ इक्वेटर पे, और इसको भी जी डैश ना लिख के जी पी लिख रहा हूँ। यानी आप देख सकते हैं हमें पोल पर एक्चुअल वैल्यू मिली। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ही था आपसे कि इसमें नो इफेक्ट ऑफ रोटेशन, रोटेशन का पोल पे फर्क नहीं पड़ता, और पोल पे आपको एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। इफेक्टिव वेट, अपरेंट वेट भी कह सकते हो आप उसको, ठीक है। एम जी डैश इज अपरेंट वेट या इफेक्टिव वेट। तो एक्चुअल वेट हमें अगर कहीं मिल सकता है तो वो पोल पे, क्योंकि रोटेशन का वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो पोल इक्वेटर वाली जो इक्वेशन आई है, इसमें कॉस स्क्वायर लेमडा की वैल्यू सबसे ज़्यादा 1 हो गई, यानी ये सबसे ज़्यादा वैल्यू माइनस हुई, यानी कि यहाँ पर जी की वैल्यू सबसे कम आएगी। यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा आएगी, और सबसे ज़्यादा वैल्यू आई जी की, यानी मैं कह सकता हूँ क्योंकि इसमें सबसे बड़ा टर्म ओमेगा स्क्वायर आर माइनस हुआ है, तो मैं यहाँ कहूँगा मैक्सिमम इफेक्ट हुआ, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ रोटेशन। रोटेशन का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा, इसलिए माइनस होने के बाद जो वैल्यू हमको मिली वो सबसे कम मिली, मिनिमम, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ रोटेशन, ठीक है, मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो एट पोल लेमडा इक्वल्स टू 90 डिग्री, कॉस लेमडा इक्वल्स टू 0, जी पी इक्वल्स टू जी, ये आ गया। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं कि पोल पर हमको सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रही, तो पोल और इक्वेटर की वैल्यू में जो अंतर आता है वो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आ गया। और जब आप इसमें वैल्यू रखोगे, ओमेगा वगैरह की वैल्यू जब आप रखेंगे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये वैल्यू आती है 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर रेडियस है अर्थ की, ओमेगा की वैल्यू आप इसमें रखेंगे, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू कम आउट टू बी दिस। यहाँ पे आपको दो चीजें नोटिस करनी है, एक तो ये कि अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो मैंने ऊपर कहा था, आपके मन में आ रहा होगा कि ये छोटा कैसे होगा, मैंने कहा था ना ये जो टर्म है ये नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। ये टर्म तो आप देख ही सकते हैं, जी की वैल्यू तो
8 होती है उसके मुकाबले 0.034 काफ़ी छोटी वैल्यू आएगी। स्क्वायर और कर दोगे तो और छोटी हो जाएगी, तो इसलिए हमने इसको नेग्लिजिबल कहा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आर है, इसमें कैपिटल आर यहाँ पे जब रखेंगे तो और वैल्यू में चेंज आएगा। कुल मिला के ये है कि 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपने देखा कि पिछले वाले केस में भी पोल पर ही वैल्यू ज़्यादा आई थी। पिछले वाले केस का मतलब रोटेशन नहीं, शेप की वजह से जो था। ठीक है, तो शेप का केस और रोटेशन का केस दोनों अगर एक साथ ले लें तो आप देखेंगे जी की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो और ज़्यादा आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, कंसीडरिंग इफेक्ट ऑफ रोटेशन, considering effect of rotation and shape of earth। ठीक है, जीपी और जी का जो डिफरेंस था वो था आपका 0.018 और इधर 0.034। ये दोनों अगर हम मिला लें तो 0.052 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये भी अगर आप देखें बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें भी अगर आप नोटिस करेंगे तो डेसिमल के सेकंड प्लेस पर, डेसिमल के सेकंड प्लेस पे जाके थोड़ा सा चेंज आया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन में कंसीडर करने को कहे तो आप कंसीडर करेंगे 0.052 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब इसमें सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब आते हैं हम थर्ड पर। थर्ड जो वेरिएशन हम यहाँ कंसीडर करने जा रहे हैं वो सरफेस पे नहीं, ये जो दोनों केस हमने कंसीडर किए थे वो सरफेस पे थे। थर्ड जो केस बनता है वो अबव और बिलो द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर अगर हम जाते हैं और नीचे जाते हैं तो इसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। बट उसके पहले मैं यहाँ एक दो छोटा छोटा सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, एक तो आपसे ये पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कि फ्रैक्शनल चेंज कितना हुआ पोल, इसी में अभी जो सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसी में आपसे ये पूछ सकता था फ्रैक्शनल चेंज इन जी एट पोल एंड इक्वेटर। तो ये तो आपने जो देखा ये एक्चुअली डेल्टा जी ही तो है। तो फ्रैक्शनल चेंज अगर हमें चाहिए तो डेल्टा जी बाई जी, और डेल्टा जी बाई जी का मतलब हो गया आपका वही जी पी माइनस जी और अपॉन जी और इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। ये नहीं, सॉरी, ये वाला जी नहीं, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला मैं इसे डेल्टा जी लिख रहा हूँ। ये तो टोटल आ गया, मैं अभी रोटेशन के केस में ही कंसीडर कर रहा हूँ, इस वाले केस में। चाहे तो यहाँ पे लिख भी लें ड्यू टू रोटेशन, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी इंटू 100। ठीक है, दूसरा एक केस पूछा जाता है क्योंकि रोटेशन का इफेक्ट सबसे ज्यादा इक्वेटर पे ही आ रहा है, तो हमने देखा कि ओमेगा स्क्वायर आर का टर्म उसमें से माइनस हो रहा था। तो अगर मान लो, एक बहुत ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है और बहुत कॉमन सा है, आपने किया भी होगा, पढ़ा भी होगा, और ये पूछा जाता है जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अर्थ का रोटेशन बढ़ जाए, अभी अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर करती है। ठीक है, लेकिन ये चक्कर अगर बढ़ जाए समहाउ, किसी भी तरीके से, मान लो कोई एस्टेरॉयड आके और अर्थ से टकरा गया, एस्टेरॉयड आके अर्थ से टकरा गया और टकराने की वजह से क्या हुआ, ठीक है, इसको एक एंगुलर इम्पल्स मिल गया, इसको एक एंगुलर इम्पल्स मिल गया, और उस एंगुलर इम्पल्स की वजह से इसका ओमेगा बढ़ गया, एंगुलर इम्पल्स की वजह से इसका ओमेगा बढ़ गया, तो क्या होगा, ओमेगा बढ़ जाएगा तो अर्थ पे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर एक इक्वेशन देखी जी की, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो कम हो जाएगा। तो इक्वेटर पे वेटलेसनेस हो जाए, इक्वेटर पे वेटलेसनेस हो जाए तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो ये पूछा जाता है। तो एग्जांपल में यही मैं बता रहा हूँ, सपोज रोटेशन ऑफ अर्थ
increases so that there is weightlessness at equator. Suppose rotation of earth increases so that there is weightlessness at equator, then find the time period of earth's rotation. ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन, अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड फिर क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें बहुत ही सिंपल अप्रोच है। हमने जी इफेक्टिव का फॉर्मूला देखा और इसमें भी हम जो निकाल रहे हैं वो इक्वेटर की निकाल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले वेटलेसनेस पता है कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे। ऐसा नहीं कि पूरी अर्थ पे वेटलेस न होगी, सबसे पहले इक्वेटर पे होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा रोटेशन का फर्क कहाँ पड़ रहा है, इक्वेटर पे। ये बात भी समझने की है। तो इक्वेटर के लिए मैं पूछ रहा हूँ, तो जी डैश यानी इक्वेटर पे वेटलेसनेस होने का मतलब जानते हो कि इक्वेटर पे हर चीज उड़ने लगेगी, हवा में तैरने लगेगी। ठीक है, आदमी है, कार वगैरह हैं, बिल्डिंग्स वगैरह भी उखड़ जाएंगी। हालांकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कुछ बचेगा नहीं अर्थ पे, आप ऑब्जर्व करने के लिए बचोगे नहीं। इससे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस सुनने में बड़ा अच्छा सा लग रहा होगा आपको कि कितना मजा आएगा, हम हवा में तैर रहे होंगे, लेकिन कुछ बचेगा नहीं, भारी तबाही आ चुकी होगी। इतनी जबरदस्त अर्थ का रोटेशन हो जाएगा कि समुद्र का पानी पूरी जगह जमीन पे आ चुका होगा। सुनामी तो कुछ भी नहीं, महासुनामी आ जाएगी, ये सोच लो, बिल्डिंगें वगैरह सब उखड़ जाएंगी, इतना तेज रोटेशन होगा। और अभी वही वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ, दैट टाइम विल बी 84.6 मिनट 1.4 आवर, यानी कि करीब करीब 42-43 मिनट का दिन और 42 से 43 मिनट की रात अगर होने लग जाए, तो अर्थ का रोटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, हर चीज हवा में तैरने लगेगी, बिल्डिंगें उखड़ जाएंगी। ठीक है, भूकंप तो कुछ भी नहीं है, सुनामी कुछ भी नहीं है, समुद्रों का पानी जमीन पे आ जाएगा, इतना तेजी से रोटेट करेगा। ठीक है, और एक दिन में जो 24 घंटे में यानी एक चक्कर अर्थ कर रही है, वो 24 घंटे में 17 चक्कर करने लगेगी, 17 रोटेशन करने लगेगी 24 घंटे में, इतना फास्ट अर्थ रोटेट करेगी। तो इससे हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, काश ऐसा हो जाए, काश सोचो मत, बचेंगे नहीं हम लोग ये देखने के लिए। तो जी डैश की वैल्यू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है, इसी को हमने जीरो कर दिया। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो जी आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट जी बाई आर। अब अगर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट जी बाई आर में, जी की वैल्यू लगभग लगभग 10 हम ले सकते हैं, चाहें तो 9.8 होती है, पर हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं। और अर्थ की रेडियस अप्रोक्स, अर्थ की रेडियस जैसे मैंने आपसे कहा ये 10 मान लेते हैं, और 6400 हम लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं होती, और इसको मीटर में बदल लेते हैं, ये कट जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके जो आएगी वैल्यू वो 1/800 रेडियन पर सेकंड निकल के आएगा, अप्रोक्स वैल्यू आएगी। और यहाँ से फिर हम जब टाइम पीरियड निकालेंगे 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, जब इसे सॉल्व करोगे आप तो 84.6 मिनट आएगा टाइम निकल के, जिसकी वैल्यू करीब करीब 1.4 आवर आएगी। यही मैं आपको बता रहा था, और आपने पढ़ा भी होगा कि ये पूरा जो दिन रात मिला के, जैसे हम कहते हैं ना एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे बोलते हैं हम, दिन बोलते हैं लेकिन 24 घंटे, क्योंकि रात और दिन मिला के बोलते हैं। तो ये वही है, पूरा एक चक्कर इतने टाइम में होगा। तो आप देखिए इसका आधा 42.3 मिनट का दिन, 42.3 मिनट का रात, करीब करीब पौन घंटे का दिन, पौन घंटे की रात हो जाएगी, इतना तेजी से अर्थ रोटेट करेगी। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 24 घंटे में अर्थ वैसे तो अभी एक चक्कर लगा रही है, लेकिन इस स्पीड से अगर चक्कर लगाएगी तो 24 घंटे में 17 चक्कर करेगी, तब जाके इक्वेटर पे वेटलेसनेस होगी। इट मींस अर्थ विल मेक 24 डिवाइडेड बाई 1.4 आर, अगर आप करेंगे तो 17 आएगा लगभग, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इट मींस अर्थ विल मेक 17 रोटेशंस इन 24 आवर। ठीक है, और इक्वेटर पे वेटलेसनेस हो जाएगी। तो ये एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये आपको फिगर में पहले ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है,
इस फॉर्मूले पर बेस्ड 4 सवाल फिजिक्स में बनते हैं, 4 क्वेश्चंस। इस वाले फॉर्मूले पर 4 क्वेश्चन फिजिक्स में बनते हैं। एक तो यही आ गया। 2 क्वेश्चन एसएचएम में मैं बता चुका हूँ आपको, 3 हो गए। एसएचएम वाले रिमाइंड करा दूं, एसएचएम जब मैंने पढ़ाया था तो एक क्वेश्चन था इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम, यानी बहुत ज्यादा लंबाई का पेंडुलम है, अर्थ की रेडियस से भी बहुत बड़ा। तो वो भी प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं, हाइपोथेटिकल है। उसका टाइम पीरियड भी इतना ही आया था, याद हो तो। इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम। और एक केस मैंने बताया था कि अर्थ में अगर एक थोरो टनल बना दे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एसएचएम में भी रिपीट किया था, अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। क्यों? कि ये आपको याद हो जाए। ये बहुत ही कॉमन से सवाल हैं जो मिल ही जाएंगे आपको, ये मिल ही जाएंगे आपको। तो एक तो इनफाइनाइट लेंथ पेंडुलम, दूसरा मैंने कहा अर्थ में एक थोरो टनल बना दें। वो थोरो टनल चाहे डायमीटर के अलोंग हो चाहे कॉर्ड के अलोंग। ये भी एक कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि अगर हम डायमीटर के अलोंग बनाएंगे तो और कॉर्ड के अलोंग बनाएंगे तो क्या अंतर आएगा? कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि एसएचएम होगा। और एसएचएम अगर होगा तो उसमें टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता। तो वो अगर थोरो टनल बना के एक पार्टिकल उसमें ड्रॉप कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड भी इतना आता है। 2 हो गए। तीसरा ये ग्रेविटेशन में आ गया। चौथा भी ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे। और आगे जब सैटेलाइट का केस, केपलर के लॉ वगैरह हम पढ़ेंगे, तो कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज चक्कर लगा रहा है, बहुत क्लोज का मतलब है कि उसकी रेडियस ऑर्बिट की, सैटेलाइट की करीब करीब अर्थ की रेडियस के बराबर है, करीब करीब अर्थ की रेडियस के बराबर है, तो वो सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड आता है वो भी 84.6 मिनट आता है। ये 4 सवाल बनते हैं जिनमें ये सेम आंसर आता है। बाकी मैंने आपको एसएचएम पढ़ाया होगा तो इसी फॉर्मूले का, वैल्यू नहीं, इसी फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन और बताया था। और ये था कि एक कटोरा है और इस कटोरे में एक छोटी सी बॉल को हम छोड़ दें और इस कटोरे की जो रेडियस है वो आर है, तो इसमें बॉल ऐसे बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो मूव करेगी, तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो भी 2 पाई अंडर रूट r/g होगा। बट ध्यान रहे, ये वाले केस में ये r जो है दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, जबकि यहाँ पर ये कटोरे की रेडियस है, बाउल की रेडियस है, सो दैट विल नॉट बी 84.6 मिनट। दिखने में यही आएगा, दिखने में यही फॉर्मूला लग रहा है, बट यहाँ बाउल की रेडियस तो कुछ सेंटीमीटर हो सकती है। सो ये वाला जो आर होगा वो अर्थ का रेडियस नहीं है, ये वाला आर 84.6 वाले में आर यहाँ अर्थ की रेडियस है। तो ये भी दिखने में लुक फॉर्मूले का वही आएगा, बट दैट्स ए डिफरेंट केस। ये मैं आपको पीछे बता भी चुका हूँ, एसएचएम में बता चुका हूँ। फिर इसमें डिफरेंट केस थे बाउल वाले में, और मैंने बताया भी था कि बाउल की रेडियस आर है कैपिटल, और बॉल की रेडियस भी स्मॉल आर अगर है, नेग्लिजिबल नहीं है तो फिर फॉर्मूला बदल जाएगा। फिर वो रोलिंग वाला केस भी मैंने आपको शायद बताया होगा कि अगर इसमें ये रोल करते हुए एसएचएम करता है तो दैट विल बी अ डिफरेंट केस। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हम आगे, वेरिएशन इन जी अबव एंड बिलो अर्थ सरफेस। वेरिएशन जी अबव एंड बिलो वेरिएशन जी अबव एंड बिलो अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अबव एंड बिलो अर्थ सरफेस में पहले मैं बिलो वाला केस बता देता हूँ। बिलो अर्थ सरफेस, क्योंकि ये इजी केस है, और इसमें जो अबव वाला केस है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसमें कई बार आप जानते तो हो लेकिन कैलकुलेशन में कई बार हम मिस्टेक कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ते नहीं। तो बिलो अर्थ सरफेस में अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर मान लें अगर हम, और अर्थ को सॉलिड स्फीयर मानते हुए हम कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे, तो इसमें ये अर्थ, इसकी रेडियस आर, मास एम है, और अर्थ के सरफेस से हम एच नीचे गए, अर्थ के सरफेस से एच नीचे गए, ध्यान रहे यहाँ एच हाइट नहीं है, ये एच डेप्थ है। और इधर से ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, इसे मैं स्मॉल आर अगर लिखूं तो स्मॉल आर की वैल्यू r-h लिखी जा सकती है। ठीक है, तो हमने सॉलिड स्फीयर का केस तो देखा ही था, और सॉलिड स्फीयर में ई की जो वैल्यू है, जिसे इस केस में हम जी डैश भी कह सकते हैं, जी डैश। ठीक है, तो वो वैल्यू जी एम बाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर। देखो, अर्थ को हम एक सॉलिड स्फीयर मान सकते हैं,
अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर मान सकते हैं और सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ही तो जी हम कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला सॉलिड स्फीयर के अंदर का जी एम बाई आर क्यू इंटू आर था। ध्यान रहिए आर डिस्टेंस सेंटर से था, बट अब हम इसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एच, तो वो भी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जी एम बाई आर स्क्वायर आर अपॉन आर। अब ये जो वैल्यू है जी एम बाई आर स्क्वायर, थोड़ी देर पहले हमने देखा था ये स्मॉल जी था, तो जी डैश का एक फॉर्मूला तो ये बना, लेकिन ध्यान रहे आर यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस है। अब इसमें फर्दर ये जो स्मॉल आर है इसकी जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं आर माइनस एच अपॉन आर, और जी डैश का फॉर्मूला ये बन गया आपका 1 माइनस एच बाई आर। ये वाला फॉर्मूला और ये वाले दोनों दोनों फॉर्मूले काम के हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है और ये हमेशा वैलिड है। जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच बाई आर, ये हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड है, ठीक है। इसका ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हैं, पर आपको ध्यान से समझना है कि जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो इसमें ये जरूर ध्यान रखें कि ये जो ग्राफ है वो जी डैश का आर के साथ है या एच के साथ है, आर के साथ है या एच के साथ है, ठीक है। तो अब मैं दोनों ही ग्राफ आपके सामने बना रहा हूँ। देखिए इसमें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जी डैश की वैल्यू आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी सेंटर से जब आप बाहर की तरफ जाएंगे, सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे सरफेस की तरफ, तो आर बढ़ता जाएगा। तो ये जी डैश का ग्राफ आर के साथ आप देखें तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और वो होना भी चाहिए क्योंकि सेंटर पर एट सेंटर आर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, और आर इक्वल्स टू जीरो का मतलब है जी डैश की वैल्यू भी जीरो, तो सेंटर पे जीरो ही होती है। ये यहाँ तक हम पहुंचे केवल कहाँ तक, आर इक्वल्स टू आर तक। ध्यान रहे हम अभी बिलो अर्थ सरफेस निकाल रहे हैं तो इसके बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन जी डैश एंड आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कॉस केस है जी डैश, ये है जी माइनस जी एच अपॉन आर। तो आप इसमें देखेंगे ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसकी पावर 1 है, एच की पावर 1 है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये y इक्वल्स टू सी माइनस एम एक्स, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन कैसा होगा ये समझना यहाँ पे जरूरी है। और अब के जो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं वो एच का जी डैश के साथ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं होगी, पहले वाले केस में जो था इट इज ए स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, अभी सेकंड वाले केस में एच के साथ मैं खींच रहा हूँ, तो ये ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। ये ग्राफ इस तरह से होगा, और ये यहाँ एच की वैल्यू आर, और ये यहाँ पे जी। तो एच की वैल्यू जब जीरो थी तब हम कहाँ पे थे, सरफेस पे थे, तो सरफेस पे जी की वैल्यू, जी डैश की वैल्यू जी थी, और जैसे जैसे एच बढ़ता गया यानी हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे एच बढ़ता गया, सो वी आर मूविंग टुवर्ड द सेंटर, तो जब एच इक्वल्स टू आर हो गया तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सेंटर पे, हम कहाँ पहुंच जाएंगे, सेंटर पे, और वहां पे जी की वैल्यू कम होते होते जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दो ग्राफ हैं, दोनों ग्राफ एकदम अलग हैं, इसको आपको समझना होगा, आप नोट कर लीजिए। एक है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली जो बात है समझने की वो है कि
जी का जो वेरिएशन है बिलो अ सरफेस वो लीनियर है। लीनियर का मतलब है एक फिक्स डिस्टेंस के लिए जी की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो फिक्स आएगा, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है? ना कम ना ज़्यादा, ठीक? अब इसमें यहाँ इसका अगर मैं आपसे पूछूँ स्लोप क्या होगा? तो ये स्लोप आप यहाँ से देखें, स्लोप ये आएगा। भाई ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये ये जी अपॉन आर। आप ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन को आप इस तरह से देख सकते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स। तो m की वैल्यू यहाँ जी अपॉन आर है, तो इसका जो स्लोप हो गया वो तो जी अपॉन आर हो गया। इस वाले केस में अगर मैं स्लोप आपसे पूछूं तो कंपैरिजन करेंगे तो ये भी, ये आप ध्यान दें, माइनस का जी अपॉन आर, उसमें जी अपॉन आर है और इसमें माइनस जी अपॉन आर है, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन तो कहीं पे भी पूछा जा सकता है, कहीं पे भी ट्विस्ट कर देगा। और क्वेश्चन क्या है सुन लो, मैं लिखाऊंगा नहीं। अब वो आपके ऊपर है, आप कितना अटेंटिव मेरी बात को सुनते हो, ध्यान से सुनते हो मेरी बात को, ठीक है? मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि एक सवाल ये बन सकता था, अब आपके सामने लिख दिया, तो अब इसी में क्वेश्चन बन गया एक। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन ये होगा कि इफ वी प्लॉट द ग्राफ, ध्यान से सुनना, इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन जी डैश एंड आर एंड जी डैश एंड एच। अभी क्योंकि सामने है तो मैं थोड़ा सा सिंबल यूज करके बोल रहा हूँ, जी डैश एंड आर, देन द रेशियो ऑफ, then the ratio of slope of two graphs will be, दोनों ग्राफ के स्लोप का रेशियो क्या होगा? तो आप देखें सामने दिख रहा है और अब आपने सोच भी लिया होगा आंसर, आंसर आ जाएगा -1, क्योंकि एक है जी अपॉन आर और दूसरा है माइनस जी अपॉन आर। लेकिन क्योंकि अभी रिसेंट में पढ़ रहे हो तो तुरंत आपने देखा सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपने देखा तुरंत क्लिक कर गया। एग्जाम में नहीं होता है, एग्जाम में ध्यान नहीं रहता है, एग्जाम में हमें समझ नहीं आता कि क्वेश्चन की कई बार तो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी कि ये कह क्या रहा है। अभी मैंने बोला आपको समझ में आ गया होगा कि द रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ टू ग्राफ, एक ग्राफ कौन सा, जी डैश और आर का, और एक ग्राफ जी डैश और एच का, इन दोनों के। और उसमें मेंशन कर देगा कि आर इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर और एच इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर। तो इनके जो ग्राफ होंगे उनका स्लोप का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा? अब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा आधी जनता को तो, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर वो समझ नहीं आ रहा है फॉर्मूला में क्या बनाऊं। तो बहुत ही सिंपल है, रेशियो -1 आ जाएगा, क्योंकि एक का स्लोप जी अपॉन आर है, एक का स्लोप माइनस जी अपॉन आर है, ठीक है? तो इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रेशियो जो आ जाएगा वो आपका -1 आ जाएगा, ठीक? अब इसी में एक क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाएगा, वो है कि हम अर्थ के सरफेस के कितना नीचे जाएं, अर्थ के सरफेस के कितना नीचे जाएं कि जी की वैल्यू में 1% का चेंज आ जाए। वैसे तो ग्राफ लीनियर है, तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस से हम आर नीचे जाते हैं यानी सेंटर पे पहुंच जाते हैं, कैपिटल आर नीचे जाते हैं यानी सेंटर पे पहुंच जाते हैं, तो जी की वैल्यू 0 हो जाती है और लीनियरली वेरी कर रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि लीनियरली वेरी करने का मतलब यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में सेम चेंज आएगा। तो 6400 किलोमीटर नीचे अगर जाते हैं जी की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है? लीनियरली चेंज हो रहा है तो 100% चेंज आ गया। तो इस 6 जी की वैल्यू 0 हो गई, 100% चेंज आ गया। कितने में? 6400 किलोमीटर जाने में। तो 1% चेंज के लिए 64 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं कैलकुलेट करके समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें देखना है चेंज इन जी, चेंज इन जी, जी में कितना चेंज आएगा, दैट इज व्हाट, डेल्टा जी। सो डेल्टा जी जब आप निकालेंगे तो यहाँ से देखिए ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन से ही मैं निकालने जा रहा हूँ। तो ये था आपका जी डैश जी जी एच अपॉन आर। तो डेल्टा जी का मतलब है यहाँ जी माइनस जी डैश। तो डेल्टा जी आ गया आपका जी माइनस जी डैश यानी कि जी एच अपॉन आर। डेल्टा जी आ गया जी एच अपॉन आर, और ये डेल्टा जी अपॉन जी, ये फिर आपका क्या हो गया, फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है? डेल्टा जी अपॉन जी एच बाई आर। और परसेंटेज चेंज अगर पूछा जाए तो परसेंटेज चेंज होगा आपका डेल्टा जी अपॉन जी
दिस इज h बाई आर, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज अगर पूछा जाता है तो वो आ जाएगा आपका h बाई आर इंटू 100। तो फॉर 1% चेंज, जो अभी मैं आपसे कह रहा था, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इसी में डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 की जगह 1 रख लेते हैं, और इधर h अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई भैया r अपॉन 100, और r हम 6400 ले लेते हैं, ये 100 ये गया, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई कितनी, 64 किलोमीटर। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रख सकते हो। ठीक है, 64, और लीनियरली वेरी करेगा, यानी कि लीनियरली वेरी करने का मतलब है कि फॉर एवरी 64 किलोमीटर, फॉर एवरी 64 किलोमीटर जी की वैल्यू में जो चेंज आएगा वो 1% आएगा। और इस तरह से हर 64 64 64 हम नीचे जब जाएंगे तो जी की वैल्यू 1-1% कम होते होते 100% के लिए 6400 किलोमीटर नीचे हम जाएंगे। ठीक है, ये आ गया आपका केस बिलो अर्थ सरफेस। अब इसके बाद अबव अर्थ सरफेस में बताने जा रहा हूँ। ठीक, अबव अर्थ सरफेस में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे ये लीनियरली वेरी कर रहा था, अबव अर्थ सरफेस में लीनियरली वेरी नहीं करता है, और उसमें दो फॉर्मूले आते हैं। एक फॉर्मूला तब यूज करना है जब एच की वैल्यू बहुत कम हो आर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा हाईलाइट भी करूंगा इस चीज को, आप ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने अभी लिखा दिया। सेकंड केस है अबव अर्थ सरफेस। अबव अर्थ सरफेस, तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा, अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर अगर हम मान लें, तो सॉलिड स्फीयर के अंदर और बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये अर्थ और अर्थ के बाहर, मान लो किसी हाइट एच पर हम चले गए, ये आर रेडियस है और ये एच है। ठीक है, तो यहाँ से अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस को अगर स्मॉल आर में कह रहा हूँ, तो स्मॉल आर की वैल्यू को मैं आर प्लस एच कह सकता हूँ। ये अर्थ है। अच्छा, ये फॉर्मूले नो डाउट हम अर्थ के लिए डिस्कस कर रहे हैं, बट ये किसी अदर प्लेनेट के लिए भी आप लगा सकते हो। और प्लेनेट के अलावा आप किसी सैटेलाइट में, जैसे मून है अर्थ का सैटेलाइट है, उसमें भी ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपने पढ़ा तो होगा, कभी जरूरत पड़े तो अर्थ के कंपैरिजन में मून का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, या मैं कहूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून का, वो 1/6 होता है। कहीं क्वेश्चन में कोई कंपैरिजन वाली बात आती है तो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जी डैश की वैल्यू अर्थ के बाहर यानी सॉलिड स्फीयर के बाहर, तो जी एम बाई आर स्क्वायर, इसमें जी डैश, तो एक तो ये फॉर्मूला तो है ही, आर के साथ अगर आप बनाते हैं, और इसमें आप देखें तो जी डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, जी डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये आपका आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको फर्दर और थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम करें, ठीक है, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर 1+h/r का होल स्क्वायर। अब इसको, ये जो टर्म है मैंने पहले ही बताया कि ये वैल्यू स्मॉल जी होती है, तो ये जी डैश जी 1+h/r का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये आ गया h के टर्म्स में, और ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है, ध्यान रखना। ऑलवेज वैलिड मतलब हमेशा अप्लाई कर सकते हैं अर्थ के बाहर अगर आपको निकालना हो, और इस फॉर्मूले को हम भूल जाते हैं, इस फॉर्मूले को हम भूल जाते हैं, और कई बार हमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज लिखना होता है, और वहां कहा जाता है कि अर्थ के सरफेस से एक बॉडी को उठा के हमने आर हाइट पे रख दिया, एच इक्वल्स टू कैपिटल आर अर्थ की रेडियस के बराबर रख दिया, तो बताइए वहां पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालने के लिए आपको जी की वैल्यू डिफरेंट चाहिए, या सैटेलाइट वगैरह होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज चाहिए, तो वहां फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान ही नहीं रहता इसका।
हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज कर जाते हैं, और वो फॉर्मूला यूज तभी करना है जब हाइट बहुत बहुत कम हो आर से या अर्थ की रेडियस से। ये फॉर्मूला आपको जरूर ध्यान रखना है। दूसरा वाला फॉर्मूला स्पेशल केस है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। अब देखिए ये यहाँ तक तो ठीक है, इसको आप ऐसे लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1+h/r⁻², जी डैश है, जी 1+h/r⁻², 1+h/r⁻²। इफ h लेस देन r, h लेस देन r, तो यहाँ पे 1 के मुकाबले h/r काफी छोटा होगा, तो h/r इज मच लेस देन 1। तो हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जी डैश जी टाइम्स 1 - 2h/r हो जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाती है। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं है, ध्यान रखना, और हमको एक आदत पड़ जाती है क्योंकि ये फॉर्मूला पे काफी सारे क्वेश्चन मिलते भी हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये आपको तभी लगाना है जब एप्लीकेबल ओनली व्हेन h लेस देन r। ठीक है, केवल तभी लगाना है। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ एक तो फ्रैक्शनल चेंज पूछ लेगा, फ्रैक्शनल चेंज जब h की वैल्यू r से काफी छोटी है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है g डैश g-2gh/r, और इसमें g डैश दिस इज डेल्टा g, वो आ जाएगा आपका 2gh/r। अभी ये फ्रैक्शनल चेंज नहीं आया, फ्रैक्शनल चेंज होगा डेल्टा g/g, तो वो आ जाएगा आपका 2h/r। और परसेंटेज चेंज अगर हमें चाहिए तो दैट विल बी डेल्टा g/g इंटू 100, और वो 2h/r इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ फिर वही क्वेश्चन बनेगा कि 1% चेंज के लिए क्या करें, 1% चेंज के लिए। ठीक है, तो फॉर 1%, अब ये 1% चेंज कोई ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो यही वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप 1% रखेंगे, इधर 2h/r इंटू 100 रखेंगे, तो h की वैल्यू आ जाएगी r/200, यानी 32 किलोमीटर। यानी 32 किलोमीटर ऊपर जाने पर h की वैल्यू में 1% का चेंज होगा। 32 किलोमीटर ऊपर जाने पर h की वैल्यू में 1% का चेंज होगा, जबकि पिछले वाले केस में हमने देखा था कि जब हम 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर ऊपर गए, सॉरी नीचे गए थे अर्थ के सरफेस के, तो वहां 1% का चेंज आया था, जबकि इधर 32 किलोमीटर ऊपर जाने पर। तो एक्चुअल में क्या है कि आप देखेंगे कि अर्थ के ऊपर जी का वेरिएशन फास्ट हो रहा है, क्योंकि 32 किलोमीटर में 1% का चेंज आ रहा है, और जबकि यहाँ पर 64 किलोमीटर में ही 1% का चेंज आया है। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर जी का वेरिएशन फास्ट रेट से होगा, लेकिन लेकिन इसमें भी कंडीशन ये है कि ये केवल शुरुआत में होगा। अगर ऐसा होता कि इसी रेट से हो रहा होता, जैसे कि पिछले वाले केस में था, यूनिफॉर्म रेट से था, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया था पिछले केस में, तो वहां हमने देखा था 6400 किलोमीटर नीचे जाने पर, यानी सेंटर पे पहुंचने पर जी की वैल्यू 0 हो गई थी, क्योंकि कांस्टेंट रेट से था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, आपको जी की वैल्यू 3200 किलोमीटर, यानी कि 1% 32 किलोमीटर में चेंज आ रहा है, तो 100% 3200 किलोमीटर में नहीं होगा। तो ये नहीं है कि आप 3200 किलोमीटर ऊपर गए जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, इन्फिनिटी पे जाके होगी। तो असल में क्या है, शुरुआत में जो जी का वेरिएशन होता है वो फास्ट रेट से होता है, बल्कि डबल रेट है, और वो डबल रेट आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये 2h/r का फैक्टर आया है, और पिछले वाले में h/r का फैक्टर आया था। तो शुरुआत में जी का जो वेरिएशन का रेट है वो 2 टाइम्स होता है। तो एक और सवाल बन जाता है, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुने, कि इनिशियली अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं और अर्थ के सरफेस के नीचे जाएं, तो ऊपर जो वेरिएशन का रेट होगा वो 2 टाइम्स होगा
रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ जी बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो इनिशियली लेकिन बाद में क्या होगा, जो जी का वेरिएशन का रेट है वो कम होता जाता है ऊपर, और इसीलिए इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो पाता है। ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके जीरो हो पाता है। इसमें यहाँ मैं आपको एक ग्राफ रिमाइंड कराना चाहूंगा जी डैश को लेके। ये सॉलिड स्फीयर है तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, और इसमें ये आपका r इक्वल्स टू आर है। ठीक है, और ये g की वैल्यू Gm/r²। ठीक है, अभी हम जो केस यहाँ पे देख रहे हैं r के साथ ये मैंने ग्राफ बनाया, लेकिन अब हम h के साथ अगर बनाते हैं, h के साथ में, तो वो सिचुएशन थोड़ा अलग होगी। ठीक है, ये h और ये g डैश। अब के यहाँ h जो मैं ले रहा हूँ वो h अबव अर्थ सरफेस है, तो हमने देखा इसकी वैल्यू डिक्रीज करते हुए जाएगी, इस तरह से डिक्रीज करते हुए जाएगी, और ये स्टार्टिंग यहाँ से होगी। ध्यान रहे ये h मैंने जो अभी लिया है ये ग्रेटर देन r वाला केस लिया है, ग्रेटर देन r वाला केस। तो ये जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे वैल्यू कम होती जाएगी। तो शुरुआत आप देखो, इसका ग्राफ का जो स्लोप है, यहाँ पे जो स्लोप है वो ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है। स्लोप से मतलब ढलान। ठीक है, ढलान। तो शुरुआत में आप देख रहे हैं ज़्यादा स्टीप है, बाद में ये कम स्टीप होता जा रहा है, और इसका ढलान कम होता जा रहा है, फ्लैट होता जा रहा है कर्व। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा और मैं अभी पढ़ाऊंगा, अनदर 10 मिनट, फिर आज की क्लास को ऑफ करेंगे। कल क्लास ऑफलाइन ही होगी, सेम टाइम पर। ऑफलाइन बोल रहा हूँ मैं, आपको आना है। ठीक है, 9:15 पे ऑफलाइन क्लास होगी। ये आपने नोट कर लिया होगा, आई होप। चलिए, तो ये तो जी के वेरिएशन हो गए। जी के वेरिएशन पे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अब एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने पुटअप करता हूँ, और वो एग्जांपल है कि हम अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर जाएं। ठीक है, कि जी की वैल्यू आधी रह जाएगी। फाइंड द हाइट अबव अर्थ सरफेस एट विच जी डैश इक्वल्स टू g/2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और अभी जी डैश की वैल्यू g/2 चाहिए। तो हम जानते हैं जी डैश का जो फॉर्मूला होगा वो g1 - 2h/r में लगाऊंगा, और जी डैश की वैल्यू g/2 लिख के और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लूंगा। बोलो भाई, ये एकदम गलत है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वार्न किया भी था, और ये कॉमन मिस्टेक है। आप यकीन मानिए कि वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, और उसमें हमको आता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम सिली मिस्टेक करे आते हैं, बाद में पछतावा होता है कि अरे ये क्या हो गया। तो जी डैश की वैल्यू g/2 है, तो आप जब सोचिए 50% का चेंज कर दिया हमने। जी की वैल्यू आधी रह गई, 50% का चेंज कर दिया। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं ये नहीं लगाना है हमको। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10% तक चल जाता है। मैंने क्या कहा, 10% तक चल जाएगा। वैसे 10% भी ज्यादा है, 5-6% तक का चेंज होता है, तब तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा पे लगाना नहीं चाहिए। लास्ट आप 10% तक भी लगाओगे तो कभी कभी आंसर मैच कर जाएगा। हाँ, ये है कि बहुत चेंज नहीं आएगा आंसर में, हमारा माइन्यूट चेंज आता है, लेकिन प्रिसाइजली आपको अगर निकालना है तो आपको दोनों आंसर मिलेंगे। वहाँ ए ऑप्शन में यही वाले ऑप्शन से जो आएगा आंसर वो दे रखा होगा, और आप गलत कर जाओगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जो सही अप्रोच है वो ये है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कि ये वाला फॉर्मूला अक्सर हम लोगों को याद नहीं होता, लेकिन बड़े काम का फॉर्मूला ये याद करना ही है।
तो g/2 और g 1 + h/r का स्क्वायर, इससे ये चला जाएगा और 1 + h/r, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये √2 के बराबर आ गया। तो h की वैल्यू आ गई r टाइम्स √2 - 1। ठीक है, अगर आप इससे कैलकुलेट करते, इससे कैलकुलेट करे होते तो आपका आंसर जो आता यहाँ से ये आ जाता, आई थिंक r/4 निकल के आता, यानी यहाँ से ये तो कट जाता और ये 1 माइनस करते ये 2h/r और इसमें फिर हाफ आता तो h की वैल्यू आ जाती r/4। बड़ा सिंपल सा अच्छा सा आंसर दिख रहा है आपको, लेकिन ये गलत है। ठीक है, सही आंसर हमारा ये है। और मैं बता रहा हूँ आप में से नहीं, मोस्टली जो बच्चा एग्जाम देता है सिंपल क्वेश्चन देख के खुश हो जाता है और वो गलत कर जाता है, ये फॉर्मूला लगा देगा और यकीन मानिए पहला आंसर r/4 ही वहाँ रखा होगा। और आप में से कई लोगों ने, जब मैंने ये फॉर्मूला लिख के काटा नहीं था तो कई लोग सोच रहे होंगे हाँ कर लेंगे, ये तो अब आगे तो हो ही जाएगा, सर काहे को सॉल्व कर रहे हो। तो ऐसा है नहीं, क्वेश्चन इजी भी आते हैं लेकिन उन इजी क्वेश्चन में कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते और इसलिए मिस्टेक होती है। तो r/4 विल नॉट बी द आंसर, r/4 विल नॉट बी द आंसर। ठीक है, सो ये वैल्यू करीब इतना ही लिखिए, छोड़ सकते हो, या 0.41 r 414 या केवल 0.41 r। ठीक है, ये आंसर आ गया। दूसरा इसमें सवाल इस तरह से भी हो सकता है कि अर्थ के सरफेस से फाइंड वैल्यू ऑफ g, फाइंड वैल्यू ऑफ g एट हाइट r above अर्थ सरफेस। अब देखिए, इसको आप दो तरीके से आंसर कर सकते हो चाहो तो। हमने अभी थोड़ी देर पहले दो फॉर्मूले पढ़े, ठीक है, एक तो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा, g 1 + h/r का होल स्क्वायर, या फिर आप इसमें gm और ये स्मॉल r स्क्वायर, ऐसे भी। अब डिपेंड करता है कि वो आंसर आपको जो दिया है वो स्मॉल g के टर्म्स में दिया है या कैपिटल gm/r² टाइप के फॉर्म में दिया है। दोनों फॉर्मूले के फॉर्म में आ सकता है, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर लें। पहले वाले को मैं अगर यूज कर रहा हूँ तो जी डैश की वैल्यू मुझे बतानी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + r/r का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका g/4, g/4 आ जाएगा, r से r1, 1 + 1 2 का स्क्वायर, सो g/4। या इसके टर्म्स में देगा तो ये आपका g डैश gm, ध्यान रहे यहाँ स्मॉल r जो है दूसरे वाले फॉर्मूले इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें r की वैल्यू जो हम रखेंगे वो सेंटर से रखेंगे, तो सेंटर से जब आप रखेंगे तो ये 2r का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा gm/4r²। ऐसे भी आंसर मिल सकता है और इसको फिर फर्दर आप चाहें तो g/4 ही लिख सकते हैं, है ना। तो वो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कल हम पढ़ेंगे ऑफलाइन क्लास में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते हुए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंचेंगे और उसके बाद सैटेलाइट वगैरह के केस आएंगे। सैटेलाइट के केस के अलावा वहाँ पे केपलर के लॉ वगैरह मैं सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये टॉपिक हम कल कवर कर लेंगे बड़े आराम से, दोनों चीज़ें, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर क्वेश्चन आपको पीछे करा भी चुका हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अप्रोच आपको मैं बता ही चुका हूँ, काफ़ी सिमिलर अप्रोच होती है। ठीक है, तो चलिए, और बाकी जो बच्चे इसमें